नमस्कार दोस्तों, एक शायरी से आज की बात शुरू करता हूँ। ज़िंदगी में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ज़िंदगी में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। दोस्तों, आज तक दुनिया में जितने भी अचीवर हुए उन्हें कभी भी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं मिले। आप सोचें कि आप जैसा चाहते हैं ऐसा आपको ज़िंदगी में मिले, तो ऐसा कभी भी आज तक ज़िंदगी में किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलेगा। आपको सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को फेवरेबल बनाना पड़ता है। आप फेवरेबल बनाओगे तो ही वो फेवरेबल बनेंगे आपके। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे लोगों के नाम शेयर करूंगा जिनको आप जानते हो और उनकी लाइफ के क्या स्ट्रगल रहे हैं, क्या उनकी सक्सेस स्टोरी रही है। पहले तो आपको बता दूं, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ी अनसक्सेस की स्टोरी होती है, लेकिन वो लोग जानते नहीं। लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये सक्सेसफुल है, ये नसीब वाला है, ये लकी आदमी है, लेकिन बहुत बड़ी एक उनके पीछे अनसक्सेस की स्टोरी होती है। आज वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, शायद आपको मोटिवेट करे। शायद मैं आज आपको मोटिवेट ना करूँ, लेकिन शायद इंस्पायर करूँ और उस इंस्पिरेशन से शायद आपको खुद मोटिवेशन आए। वर्ल्ड के एक बहुत बड़े इंसान है जिनको मैं बहुत बड़ा विजनरी मानता हूँ, जिनको हम बोलते हैं वॉल्ट डिज्नी। इनको मैं बहुत बड़ा विजनरी मानता हूँ क्योंकि इन्होंने जो विज़न देखा था, शायद मैंने समझता हूँ इससे बड़ा विज़न किसी ने देखा हो। वॉल्ट डिज्नी बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। शुरू के दिनों में इनको बहुत परेशानी रही, बहुत गरीबी देखा, बहुत छोटी छोटी नौकरियाँ की, स्कूल की एजुकेशन भी बराबर नहीं हुई। इन्होंने आर्मी में जाने की कोशिश करी, वहाँ भी निकाल दिया। इन्होंने एम्बुलेंस की ड्राइविंग करी, वहाँ से भी इनको निकाल दिया। छोटे मोटे कलाकारी का काम करते थे, आर्ट का काम करते थे, लेकिन कहीं भी इनका जमा नहीं। 1919 और 20 के टाइम में बहुत बड़ा पेंडेमिक था, जैसा आज का माहौल है। इस वक्त उस वक्त भी इसी माहौल था। पूरे दुनिया में प्लेग था, चारों तरफ लोग मर रहे थे और नौकरी छूट गई थी, खाने के वाले पड़ गए थे, सब भगवान के भरोसे हो गए थे। आज जैसा माहौल है या जैसा था वैसा ही माहौल हुआ था। उस वक्त वॉल्ट डिज्नी को किसी ने एक छोटी सी नौकरी पे रखा था कि कुछ आर्ट बनाने के लिए, कुछ कार्टून वगैरह बनाने, क्योंकि ये कार्टून बनाने के माहिर थे। एक छोटे से झोपड़े जैसे, गराज जैसे में इनको रखा था। बोला भाई यहीं बैठ के आप अपना जो भी आर्ट बनाना बनाओ। वहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि इधर उधर चूहे बहुत भाग रहे, क्योंकि प्लेग का ज़माना था। तो प्लेग में चूहे से प्लेग फैलता है, आप सबको पता है। तो प्लेग से लोग बहुत डरते थे, चूहों से बहुत डरते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि चूहे जा रहे, तो इन्होंने चूहे से इंस्पिरेशन ली और इन्होंने चूहे का चित्र बना दिया, जिसका नाम रखा इन्होंने मिक्की माउस। और ये मिक्की माउस के बाद में कार्टून फिल्म बनी, एनिमेशन फिल्म बनी, और आज इसको 66 से 70 ईयर्स हो गए और आज भी ये फेमस है। आज भी जितने भी घर में बच्चे वो उसको देखते हैं। इसके बाद इन्होंने को एक इंस्पिरेशन मिली कि ये दुनिया के अम्यूज़मेंट पार्क में सबसे ज़्यादा छा जाएंगे। और उस वक्त इन्होंने एक विज़न देखा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क बनाऊँगा। ये विज़न था उनका कि दुनिया का, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क बनाऊंगा। और इन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। काम करते 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 8 साल गुजर गए, क्योंकि बहुत बड़ा था, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत लेबर लग रही थी। 8 साल इनकी उम्र भी हो गई थी और ये गुजर गए और वो अम्यूज़मेंट पार्क नहीं बना। इनके बेटे ने उसको टेक ओवर किया और बेटे ने इस काम को और 2 साल लगा के पूरा किया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क बना, जिसको आज आप डिज्नी लैंड बोल के जानते हैं। पूरे वर्ल्ड के हर बच्चे का, हर बड़े का, हर माँ बाप का एक सपना है कि एक बार डिज्नी लैंड में जाए। और ये विज़न किसका था? वॉल्ट डिज्नी का। जब ये वॉल्ट डिज्नी लैंड तैयार हुआ, तो जैसा पूरे वर्ल्ड से रिपोर्टर्स आ जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, उन्होंने भी एक इंटरव्यू लेना शुरू किया। वॉल्ट डिज्नी के बेटे से पूछा कि आज अगर आपके पिताजी ज़िंदा होते और वो ये अगर देखते तो ये कैसा महसूस करते। तो वॉल्ट डिज्नी के बेटे ने बड़ा ख़राब उत्तर दिया। बोला, इससे बेवकूफ़ी का सवाल मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना। सवाल ये था कि आज अगर आपके पिताजी ज़िंदा होते और वो ये देखते तो कैसा महसूस करते या क्या कहते। इस पर वॉल्ट डिज्नी के बेटे बोलता है, इससे बेवकूफ़ी का सवाल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। रिपोर्टरों को लगा इसमें बेवकूफ़ी का क्या सवाल है, तो उन्होंने पूछा इसमें बेवकूफ़ी का क्या सवाल है।
वॉल्ट डिज्नी के बेटे ने कहा, आपने पूछा अगर आपके पिताजी जिंदा होते और वो ये देखते तो उनको कैसा लगता? तब उसने कहा, मेरे पिताजी ने इसको बरसों पहले देख लिया था, इसलिए आज आप इसको देख रहे हैं। दोस्तों, ये है पावर विजन की। कितनी भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितनी भी परेशानी आई, जो आदमी विजन देखता है और उस पर फोकस रखता है और डिटर्मिनेशन से उसके पीछे चलता है तो वो उसको पा जाता है। आज मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम बताऊंगा आपको जिनको आप जानते भी हैं और उनके बारे में भी आपने सुना है, लेकिन अपना लक्ष्य पाने के लिए सबसे पहले तो आपको विजन की ज़रूरत है। अगर आप विजन में कोई चीज़ नहीं थे, विजन का मतलब है दिव्य दृष्टि, जो आपको नज़र आती है दूसरे को नज़र नहीं आती। आपको एक लक्ष्य, एक मंजिल नज़र आती है, दूसरे को नज़र नहीं आती। अगर आपको नज़र आ गई तो आप उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे। रास्ता कितना भी भयानक हो, रास्ता कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आप पहुँचोगे। लेकिन इसके लिए चाहिए आपको फोकस। ये फोकस क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। फोकस का एग्जाम्पल देने से सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में एक नाम आता है, वो है माँ का। माँ से अच्छा फोकस पूरी दुनिया में किसी का नहीं होता। अगर आपको फोकस सीखना है तो आप माँ से सीख सकते हैं, उससे अच्छा फोकस दुनिया में किसी का नहीं होता। आप सोचेंगे कैसे? माँ का एक छोटा बच्चा होता है, वो घर में काम करती है, खाना पकाती है, रोटी बनाती है, बर्तन घसती है, कपड़े धोती है, झाड़ू पोता करती है, इधर उधर बहुत कर भी, और छोटा बच्चा उसका इधर उधर घूमता रहता है। कुछ भी माँ काम कर रही है, लेकिन माँ का ध्यान, माँ का फोकस बच्चे पे होता है। कहीं ये गिर तो नहीं गया, कहीं बाहर तो नहीं गया, कुछ खा तो नहीं लिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती। कुछ भी काम कर रही है, लेकिन माँ का फोकस रहता है बच्चे पे। वो दुनिया का कोई भी काम कर रही है, लेकिन फोकस कहाँ है? बच्चे पे। इससे ज़्यादा आपको बताता, माँ जब रात को सोती है तो बाहर बैंड बाजे बजते हैं, ढोल नगारे बजते हैं, बिजली कड़कती है, बादल कड़कते हैं, बहुत शोर होता है, लेकिन माँ की नींद नहीं खुलती। लेकिन उसके बाजू में सोया बच्चा ज़रा सा कुरकुर करे ना, माँ एकदम उठ जाती है। क्यों? माँ का फोकस उसके ऊपर है। क्या हम लोगों का फोकस ऐसा है? हम बहुत से काम करते हैं, लेकिन क्या हमारा फोकस नेटवर्क पे रहता है? क्या हमारा फोकस नए आदमी पे रहता है? क्या हमारा फोकस डीएनए दिखाने पे रहता है? क्या हर आदमी में आपको प्रॉस्पेक्ट नज़र आता है? कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि आपको नया प्रॉस्पेक्ट देखना है और उसको प्लान दिखाना। दिस इज़ द पावर ऑफ फोकस। अगर इस किस्म का फोकस आपके पास होगा तो दुनिया में कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब मैं दुनिया में कुछ ऐसे लोगों के नाम लेता हूँ आपको, जिनको आप जानते हो, जिन्होंने बहुत मुसीबत झेली और जिनको दुनिया ने पूरा नकार दिया था। दुनिया ने कहा था ये तो अचीवमेंट कभी कर ही नहीं सकता, और ऐसे लोगों ने अचीवमेंट की। सबसे पहला नाम लेता है फॉरनर बीथोवन का। बीथोवन कान से बहरे थे और वो सुन नहीं पाते थे, और वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे। लोगों ने उनके कहा, बेवकूफ़, म्यूज़िक बजाने के लिए सुनना ज़रूरी है। अगर तो सुन नहीं सकता तो म्यूज़िक बनाएगा कैसे, बजाएगा कैसे, लिखेगा कैसे? लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और इन्होंने म्यूज़िक बनाने में लग गए, और आज वर्ल्ड के सबसे फेमस म्यूजिशियन है बीथोवन। आज भी उनको रॉयल्टी में दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। हमारे देश के रविंद्र जैन का नाम आपने सुना होगा, जो कि जन्मजात अंधे थे, दिखता नहीं था उनको, लेकिन वो इतने बड़े म्यूजिशियन बने, इतना प्यारा, इतने खूबसूरत म्यूज़िक उन्होंने बनाया। हमारे देश का सबसे फेमस एक जो धारावाहिक था वो था रामायण। रामायण का पूरा म्यूज़िक रविंद्र जैन जी ने दिया था। ना उन्होंने कभी राम की फ़ोटो देखी, ना सीता की फ़ोटो देखी, ना कुछ देखी। अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन इतना प्यारा म्यूज़िक बनाया। आज जो रामायण फेमस है, उसका मेन हिस्सा जाता है उसके म्यूज़िक पर भी। वर्ल्ड के दूसरे के, अमेरिका के अंधे थे, स्टीव वंडर, इतना खूबसूरत गाना गाते थे इंटरनेशनल, वो भी नहीं देख पाते थे, अंधे, लेकिन ब्यूटीफुल म्यूज़िक बनाया उन्होंने, ब्यूटीफुल गाना गाते। तो कभी भी आपका जो हैंडीकैप है वो आपको रोक नहीं सकता। हैंडीकैप दुनिया में जो जो अचीव करना चाहते हैं उनको कभी भी रोका नहीं किसी ने। एक ऐसी शख्सियत का नाम बताता हूँ मैं आपको, जो ये लेटेस्ट किस्सा है। अरुणिमा सिन्हा का आपने नाम शायद सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा एक 24 साल की लड़की थी। एक बार ट्रेन में सफ़र कर रही थी, कुछ गुंडों ने उनकी एक सोने की चेन चोरी करने के लिए कोशिश की, लेकिन ये स्पोर्ट्स वुमन थी, फाइटर थी, इसने उनको चोरी करने नहीं दिया।
लेकिन ये क्योंकि 4-5 थे, इन्होंने चालू गाड़ी में रात को उठा के उसको दरवाजे से बाहर फेंक दिया। इनका बैड लक ये था कि जैसे ही बाहर फेंका तो सामने से एक ट्रेन दूसरी आ रही थी, वो दूसरी ट्रेन से टकराई और इनके दोनों पैर में चोट आ गई। एक पैर तो पूरा कट हो गया और एक पैर के अंदर बहुत से टुकड़े हो गए। बैड लक ये था कि क्योंकि स्टेशन नहीं था, दूर था, अंधेरे का वक्त था, ये पूरी रात उस पेन में बिना पैर के खून लहूलुहान बह रहा है और 7 घंटा तक पड़ी रही। 7 घंटे तक कोई बचाने का वाला नहीं था। सुबह जब हुई, जब गांव वालों ने देखा तो इनको लेके आए तो इनके पैर पूरे शून्य हो गए थे, हाथ पैर कुछ नहीं, खून बहुत बह गया था, जान बचेगी भी पता नहीं था। लेकिन इसके अंदर लड़ने की एक क्षमता थी, ये लड़ना चाहती थी, ये जीतना चाहती थी, ये जीना चाहती थी। इसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बोला कि हमारे पास तो एनेस्थीसिया भी नहीं है, हम इसका पैर जो लटक रहा है इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते, कैसा करें। उसने कहा कि मैंने 7 घंटा ये दुख सहा है, ये खून सहा है, आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा ऑपरेशन करिए, बिना एनेस्थीसिया के मुझे ट्रीटमेंट दीजिए। डॉक्टरों को भी हिम्मत आई, खून क्योंकि बह गया था, दोनों डॉक्टर ने एक एक यूनिट खून दिया इसको अपना और इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। इसके बाद पता लगा कि ये स्टेट प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर है, तो इसको स्पोर्ट्स कोटा से एम्स के अंदर इन्होंने एडमिट किया। एम्स के अंदर इनको अच्छी ट्रीटमेंट मिली। वहाँ पर ये 4 महीने तक रही। 4 महीने में भी इनके घाव भरे नहीं थे। ये 4 महीने में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लोगों को बोलने लगी कि मैं दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ूंगी। एक पैर बिल्कुल कटा हुआ, एक पैर के अंदर रॉड और दुनिया भर के फ्रैक्चर और आपके रीढ़ की हड्डी में भी 3 फ्रैक्चर। ये लेडी बोलती है कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। ज़रा सोचिए, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर, और लोगों को हॉस्पिटल में बोलती है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि जिसका पैर कटा हुआ, एक पैर में लोहा पड़ा हुआ और 3 आपके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। 4 महीने के बाद जब ये हॉस्पिटल से निकली तो ये घर नहीं गई, ये ऐसी एक टीचर के पास गई जो माउंटेनिंग सिखाती थी, उसके पास गई और उसको जाके इसने बोला कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। ये लेडी थी टीचर, इसने इसको हिम्मत दी, बोला अगर तेरे में हिम्मत है तो तू कर सकती है, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, अगर वो ठान ले तो वो कर सकता है। उसने इसको हिम्मत दी, एक बिना पैर के नकली पैर लगा के रॉड के साथ में माउंट पे चढ़ना, वहाँ चढ़ना शुरू किया। बहुत लोगों ने मना किया, टीम मेंबरों ने मना किया, सब ने मना किया, लेकिन इसने तो ठान ली थी कि मैं चढ़ के रहूँगी और इसने चढ़ना शुरू किया। आपको पता है हिमालय पे -60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, -60 डिग्री, 0 डिग्री में बर्फ़ जम जाती है और ये -60 में एक पैर से, लंगड़े से ऊपर चढ़ना चाहती है और चढ़ना शुरू किया। उसमें अलग अलग पड़ाव आते हैं, एक एक पड़ाव आते हैं, आपको पूरा सामान उठा के ले जाना पड़ता है, आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ये उठा के ले गई और सबसे मज़े की बात है ये रात में चढ़ना पड़ता है, क्योंकि दिन में नहीं चढ़ते, अंधेरे में सर पे लाइट लगा के ये एक एक चल रही है। काफ़ी ऊंचे चले गए, जब ये एवरेस्ट के 1 या 2 पड़ाव रह गया था तो क्या देखती है लाइट में कि पूरी लाशें पड़ी हुई हैं। क्यों लाशें पड़ी हुई है? एक तो ठंड, ऊपर से जो लोग मर गए उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ये घबराई। इसका जो असिस्टेंट था साथ में, जो वहाँ के लोग होते हैं, उसने कहा भैया वापस चल, तेरा भी सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है तेरे पास, अब आगे नहीं जा सकते, जानबूझ के मौत को इनवाइट मत कर, चलते हैं वापस। इसने कहा नहीं, अभी एक खाली पड़ाव बाकी है, अब तो जो जीऊँ या मरूँ। अब यहाँ तक आ गई, बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत लोगों ने मदद की है, अब मैं हार के नहीं जाऊँगी, या तो मेरी लाश जाएगी या मैं जीत के जाऊँगी। अब वो जो इसका असिस्टेंट था वो भी कुछ नहीं कर सका, ये आगे पैर बढ़ाई जा रही और ये आखिर में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। वहाँ झंडा गाड़ा और उसको अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मेरी फ़ोटो खींच, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी झंडा गाड़ते हुए हिंदुस्तान का फ़ोटो खींचे। वो फ़ोटो नहीं खींच रहा, बोल रहा है जल्दी वापस आ, ऑक्सीजन ख़त्म है तो मर जाएगी, इतने लोग मरे हैं इधर, तू भी मर जाएगी, जिंदा नहीं आएगी, आ जा। बोली नहीं, मेरी फ़ोटो खींच तू। फ़ोटो खींची, फ़ोटो के बाद बोलती तू मेरा वीडियो बना दी। वो आदमी गुस्सा हो गया, इस पर नाराज़ हो गया, एक तो जान के लाले पड़े उसके भी, दोनों के भी, और ये बोलती है वीडियो बना, और बोलती नहीं वीडियो बना के छोड़ूंगी। और इसने वीडियो बनाया
जैसे एक पड़ाव नीचे आई है, इसका ऑक्सीजन हो गया खत्म। अब ज़्यादातर लोग ऊपर चढ़ते टाइम नहीं मरते, उतरते टाइम ज़्यादा लोग मरते। इसका ये खत्म हो गया ऑक्सीजन। अब क्या करे, गिर गई, बेहोश हो गई, क्या करे, अब तो मौत ही, अब तो कुछ नहीं आता। अचानक क्या देखते, एक अंग्रेज माउंटेनियर आया और उसने देखा ये जिंदा है लेकिन ऑक्सीजन ही, नसीब से उसके पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे। उसने 1 सिलेंडर इसको दिया, 1 सिलेंडर दिया और फिर इसके को सांस में सांस है। लेकिन ठंड इतनी थी, हाथ पैर गल रहे थे। उसमें भी 3 स्टेज होती है, पहले लाल हो जाता है, फिर नीला हो जाता है और फिर काला हो जाता है। अगर काला हो गया मतलब आपका शरीर सड़ गया, फिर आपको काटना ही पड़ता है। इसका नीला तक आ गया था। किसी तरह हिम्मत से नीचे उतरे। कुछ दूर जाने के बाद इसका जो नकली पैर था वो नीचे गिर गया, वो भी नीचे गिर गया। अब कैसे उतरे, लेकिन अब तो जान, इसने बोला अब जो भी है झंडा तो फहरा दिया, अब जीत के नीचे उतरेंगे। और ये जीत के नीचे उतरी। दोस्तों, अगर एक अपाहिज लड़की जिसका एक पैर वो इतना बड़ा दुनिया के टॉप पे जा सकती है, तो हमें छोटे पेंडेमिक से डर जाए, छोटे कोरोना से डर जाए? नहीं दोस्तों, ऐसे लोग हमको हिम्मत देते हैं। हमारी खुद की सुधा चंद्रन, एक पैर, नाचे मयूरी, इतना ब्यूटीफुल डांस करती है यार, टॉप की एक्ट्रेस है, टॉप की डांसर है। आपने देखा उसको, ये अपाहिज होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी अपाहिजपन का बहाना नहीं बनाया, उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, उससे लड़े और उससे जीते। दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, जिसका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, 12 साल तक प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के। वो भी व्हील चेयर पे बैठे थे, व्हील चेयर पे बैठ के वो प्रेसिडेंट बने और 12 साल 4 टाइम वो जीते। दोस्तों, उन्होंने भी ये कभी बहाना नहीं किया कि मैं हैंडीकैप हूँ। हम छोटी से छोटी तकलीफ आती है, छोटी से छोटी मुसीबत आती है और हम घबरा जाते हैं। अमेरिका के सबसे फेमस अब्राहम लिंकन कितनी बार ज़िंदगी में फेल हुए, छोटे छोटे इलेक्शन में फेल हुए, शादी में फेल हुए, लव में फेल हुए, डाइवर्स हुआ, लोगों ने उनको धोखा दिया इतने बार, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और करते गए और फाइनली अमेरिका का सबसे फेमस प्रेसिडेंट बने हुए। दोस्तों, तो ये दुख तकलीफ तो आएगी। मैंने बोला ना, फेवरेबल हालात ज़िंदगी में कभी ना रहेंगे। हमको हमेशा लड़ना है, हमको हमेशा जीतना है। हमारा लक्ष्य अगर जीत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कुछ स्पोर्ट्समैन के नाम लेता हूँ आपको, शायद आपको मज़ा है उनका। हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेट के भगवान बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को, आप सब जानते हैं उनका नाम। 16 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। पहला टूर था उनका पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की 1989 की जो टीम थी उसके अंदर वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद और ऐसे भारी भरकम खतरनाक फास्ट बॉलर थे। और उस टाइम पे कोई प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं होते थे, जो आज जो हेलमेट पहनते हैं ना, उस टाइम नहीं। हिंदुस्तान की टीम खेल रही है, 5 विकेट डाउन हो गए। रवि शास्त्री, गावस्कर, श्रीकांत, बड़े बड़े धुरंधर आउट हो गए। हार सामने नज़र आ रही है, अब बचा नहीं सकता हार से। और ये 16 साल का एक लड़का पहला मैच खेल रहा है ज़िंदगी का, इतने बड़े बड़े 150 स्पीड से बॉलिंग करने वाले बॉलरों के सामने। और वकार यूनुस ने एक बॉल करी, 150 की स्पीड से जाके तेंदुलकर के नाक पे लगी। आपको याद होगा ये चीज़, पूरा खूनम खून हो गया, उनके कपड़े खून से भर गए, उनके ग्लव्स खून से भर गए और ये नीचे गिर पड़े। डॉक्टर्स आ गए, सामने नवजोत सिंह सिद्धू जी खेल रहे थे, वो आ गए। सब ने इनको कहा कि आप जाइए, इलाज कराइए और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। दोस्तों, लेकिन ये 16 साल के लड़के ने 2 शब्द कहे थे, सिर्फ 2 शब्द। अगर ये 2 शब्द इन्होंने उस वक्त नहीं कहे होते तो आज ये हिंदुस्तान के क्रिकेट के भगवान नहीं होते। चोट लगी है, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, सामने खतरनाक बॉलर है, सारी चीज़ें अनफेवरेबल है। ये चाहते तो आराम से चले जाते, आराम करते, हॉस्पिटल में चले जाते, इलाज कराते, कोई इनको रोकने वाला नहीं था, क्योंकि जेन्युइन रीज़न था, चोट लगी है, खूनम खून हो गया। लेकिन इस 16 साल के लड़के ने 2 शब्द के, मैं खेलेगा, और वो खेला। और उस मैच में उन्होंने 57 रन्स बनाए, वही खतरनाक बॉलरों के सामने, और मैच को ड्रॉ कराया।
टोटल सिद्धू नारे ने मिलकर 101 रन बनाए और इस मैच को ड्रॉ कराया। और वही आज क्रिकेट का भगवान है, क्योंकि उस टाइम अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस थे, लेकिन वो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस से लड़े और जीते। और यही तेंदुलकर ने दुनिया में वनडे मैच में कभी किसी ने 200 रन नहीं बनाए थे। लोगों का यह मानना था कि 200 रन बन ही नहीं सकते, लेकिन ये पहले इंसान थे जिन्होंने 200 रन बनाए। और उसके बाद तो फिर उन्होंने रास्ता खोल दिया, लोगों को ये साबित कर दिया कि 200 रन बन सकते, और काफ़ी लोगों ने फिर 200 रन बनाए। दोस्तों, तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे, आपको इनको पार करना है। ये पैंडेमिक कितने दिन के लिए आया? 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने? कब तक रहेगा ये? क्या क्या कर लेगा ये? कितनी दुनिया को रोकेगा? दोस्तों, ठीक है, वक्त बुरा आया था, हम शांत हैं, हमने झेला, लेकिन हमको आगे बढ़ना है और हम बढ़ेंगे और जीत के रहेंगे। हम दिखाएंगे दुनिया के हम भी कुछ हैं इस दुनिया में। एक और आपको मैं स्पोर्ट्समैन का नाम लेता हूँ जो बहुत ही महान स्पोर्ट्समैन है, जिसका नाम है माइकल फेल्प्स। इनका खासियत है कि ये भी बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। 7 साल की उम्र में इनके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया था, बाप अलग हो गया था, इनको माँ ने पाला था। घर में बहुत दुख देखा इन्होंने, क्योंकि पैसे की परेशानी थी, बाप था नहीं, दोनों के झगड़े होते थे हमेशा। फाइनली डाइवोर्स हो गया। इसने सोचा कि यार मैं दुनिया में कुछ करके दिखाऊंगा, और इन्होंने स्विमिंग पूल में कूद गए। सारी मुसीबतों को बोला मैं अपनी स्विमिंग पूल में डुबा दूंगा, और इन्होंने स्विमिंग करना चालू किया। और करते 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 2008 के ओलंपिक्स में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। 4 गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में मेडल ही जीतना बहुत बड़ी बात है, गोल्ड तो बहुत रही, लेकिन वहाँ इन्होंने रोका नहीं। बोला 4 से मेरा पेट नहीं भरता, क्योंकि इसके पहले एक प्रीवियस ओलंपिक में किसी ने 7 गोल्ड लिए थे, 7 गोल्ड, और इन्होंने बोला था मैं 8 गोल्ड लेके दिखाऊंगा। 8 गोल्ड इनका लक्ष्य क्या था? 8 गोल्ड लेने का लक्ष्य था, और इस पे इन्होंने प्रैक्टिस चालू कर दी। जिसने 7 गोल्ड लिए थे वो रोज 8 घंटा प्रैक्टिस करता था, और इन्हें बोला अगर 8 घंटा प्रैक्टिस करके इसको 7 मिले तो मैं रोज 12 घंटा करूँगा, और इन्होंने रोज 12 घंटा प्रैक्टिस चालू करी। करते 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 2012 का ओलंपिक्स आने के लिए 2011 हुआ, तो इनके हाथ में एक फ्रैक्चर हो गया, 2 हड्डी अलग अलग हुई। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला ये आपका जो फ्रैक्चर है, इससे आप पानी में नहीं उतर सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते। इस आदमी का सपना है 8 गोल्ड लेने का, और डॉक्टर कहता है कि आप स्विमिंग कर ही नहीं सकते, आप पानी में उतर ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने डॉक्टर की बात नहीं मानी। इन्होंने पानी में उतर गए, लेकिन हाथ से स्विमिंग नहीं की। इन्होंने सिर्फ लेग स्विमिंग चालू की। 1 साल तक इन्होंने सिर्फ लेग की स्विमिंग करी, सिर्फ पैर से स्विमिंग की, पैर से स्विमिंग। और 1 साल पैर से स्विमिंग करते 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 इनके पैर इतने मजबूत हो गए, और 1 साल के बाद इन्होंने फिर हाथ से प्रैक्टिस चालू की। और 2012 के चाइनीज़ ओलंपिक में, चाइना के ओलंपिक में इन्होंने 7 गोल्ड जीत लिए, 7 गोल्ड जीत लिए इन्होंने, पुराने का बराबर कर दिया। लेकिन अभी 1 गोल्ड बाकी था, और 200 मीटर्स बटरफ्लाई रेस बाकी थी। 200 मीटर्स बटरफ्लाई के रेस में जब ये पानी में उतरे तो इनका जो गॉगल थी उसके अंदर क्रैक आ गया, तो उसमें पानी भरना शुरू हो गया। लेकिन इनकी प्रैक्टिस ऐसी थी कि उस पानी के साथ में भी हाथ पैर मारते रहे, क्योंकि इनको जजमेंट से चला था, क्योंकि अब नज़र कुछ नहीं आ रहा था। देखते 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 100 मीटर बचा और इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मैं 7 हाथ मारता हूँ तो इधर पहुँचता हूँ, 8 हाथ मारता हूँ इधर पहुँचता हूँ, और वही जजमेंट से अपनी लाइन छोड़े बिना देखे इन्होंने स्विमिंग की। बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा है बटरफ्लाई का, और करते 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 इन्होंने फाइनली जाके एंड टच किया, मालूम नहीं क्योंकि दिख नहीं रहा, टच किया और ऊपर देखा तो उधर लिख के आया वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब 8वां गोल्ड भी। लेकिन इन्होंने जिसको हराया, कितने हिस्से हराया पता, कितने टाइमिंग से? 1 सेकंड के 100वें हिस्से से हराया, 1 सेकंड का 100वां हिस्से से हराया इन्होंने। लेकिन इनकी जो वो संकल्प था ना, जो दृढ़ निश्चय था, जो जीतने का था,
वो इन्होंने पूरा किया। 8 ओलंपिक गोल्ड टोटल। आज तक इन्होंने 28 मेडल जीते, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल हैं। पूरे हिंदुस्तान ने 24 ओलंपिक में सिर्फ 28 मेडल जीते हैं। इन्होंने अकेले 28 मेडल जीते। इंडिया ने 28 में से 9 गोल्ड मेडल जीते और इन्होंने अकेले 28 में से 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, ये होता जज्बा, ये होता जुनून। ऐसे आदमी को आप कुछ कह नहीं सकते, इनको रोक नहीं सकते, दुनिया रोक नहीं पाती। सब ने मना किया लेकिन ये सुनते नहीं। इनका जो जुनून है, इनका जो फोकस है, इनको आगे बढ़ाता जाता है और वो मंजिल को पा लेते हैं। एक और नाम लेता हूँ जिसको बास्केटबॉल का भगवान कहते हैं, माइकल जॉर्डन। ये भी बहुत गरीब घर से थे। इनके भी 4-5 भाई थे। माँ बाप का कुछ नहीं। इनके कुछ बहुत फेमस किस्से मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको मज़ा आए। इसका बाप बहुत गरीब था। एक दिन इसके बाप ने एक पुरानी टी शर्ट बेटे को बोला, जा इसको बेचना है, क्या प्राइस होगी? तो बेटे ने बोला $1 होगी, और क्या प्राइस होगी? तो बोला जा इसको $2 में बेच के आ। इसने पूछा नहीं कि ये पुरानी को $2 में कोई खरीदेगा। इसने बोला बाप ने बोला तो 2 में बेच के आऊँगा मैं। और ये गया और $2 में बेच के आ गया। बाप बोला वाह, तू तो बेच के आया। कुछ दिनों के बाद फिर एक पुरानी टी शर्ट निकाली। बोला इसकी कीमत क्या होगी? तो बेटे बोला इसकी भी $1 होनी चाहिए। बोला इसको $20 में बेच गया। बोला $20 में पुरानी? पूछता तो था नहीं है, सवाल पूछता नहीं था, बस करना है, चला गया। इसने एक आइडिया लगाया। इसने क्या किया, एक मिक्की माउस की तस्वीर उस टी शर्ट पे चिपका दी और एक जहाँ पर अमीर के बच्चे पढ़ते थे वो स्कूल के सामने इसने उसको डिस्प्ले में लगा दिया और बेचना चालू किया। एक बिगड़ेल बाप का बच्चा था, उसको दिल आ गया इस टी शर्ट पे और बोला मुझे तो ये टी शर्ट खरीदनी है। तो उसको बाप ने उसकी $20 में टी शर्ट खरीदी और $5 इसको टिप भी दिया। मतलब वो टी शर्ट इसकी $25 में बिकी। अब ये बाप को आके $25 देता। बाप बोलता वाह, तेरे को तो 20 बोला, तूने $25 बेच गया। फिर कुछ दिन के बाद बाप ने फिर एक टी शर्ट निकाली। ये सच्ची का कहानी बता रहा हूँ, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सच्चाई है ये उनके साथ गुजरी है। उसकी आत्मकथा में आप पढ़िए। फिर भी कहा, बोला इस टी शर्ट की क्या कीमत होगी? बोला $1 होगी। $1 से क्या ज़्यादा होगी? बोला इसको आप 200 में बेच के आ। अब तो हद ही कर दी। 1 का 2, 2 का 20 और 20 का 200। लेकिन ये ठान के रखी थी, जब आप बोला करूँगा। कैसे करूँगा? मेरा है, ना नहीं बोलूँगा, कुछ हुज्जत नहीं करूँगा, जाऊँगा और बेच के आऊँगा। ये गया तो इसके शहर में एक बहुत बड़ी हीरोइन आ रही थी। इसको पता लगा, ये बच्चा था, ये भाग दौड़ करके पुलिस के घेरा वगैरह को तोड़ ताड़ के वो हीरोइन के पास पहुँच गया और जाके हीरोइन को बोलता है ये मेरी टी शर्ट पे आप एक साइन मार दीजिए, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। हीरोइन सोची बच्चा है, मेरा फ़ैन है, और उसने उसके टी शर्ट पे ऑटोग्राफ लिख दिया। ये टी शर्ट लाके इसने एक छोटी स्टॉल लगा दी और बोला ये बड़ी हीरोइन का ऑटोग्राफ का टी शर्ट मैं बेच रहा हूँ, 200 रुपये। लेकिन वो हीरोइन इतनी बड़ी थी, उसका नाम इतना बड़ा था, वहाँ पे भीड़ जमा हो गई, बोली लगना शुरू हो गई। कोई 200, कोई 400, कोई 500, कोई 1000। लेकिन एक आदमी पीछे से बोला मैं 2000 में लूँगा, और वो टी शर्ट उसने 2000 रुपये में बेची, $2000 में बेची। दोस्तों, जब आदमी सोच लेता ना, दोस्तों दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई उसको रोक नहीं सकता। आपने भी जिस दिन ठान लिया ना, उस दिन रोक नहीं सकता। लेकिन ये सब चीज़ के लिए जुनून चाहिए, ये सब चीज़ के लिए फोकस चाहिए, ये सब चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, ये सब चीज़ के लिए संकल्प चाहिए आपको। क्या आपके पास है वो? मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाता हूँ जो रियल कहानी है। क्लिजलर नाम है उनका, क्लिजलर, फ्रिट्ज क्लिजलर जर्मनी के बहुत बड़े वायलिनिस्ट हुए, बहुत फेमस वर्ल्ड के वायलिनिस्ट थे। जब वो कॉन्सर्ट करते थे तो उनके हॉल में दुनिया के बहुत लोग भर जाते थे, ऐसा बजाते थे लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक बार जब वो कॉन्सर्ट कर रहे थे, अपना वायलिन बजा रहे थे, जैसे उनका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, एक आदमी कूद के गया स्टेज पर और उनको गले लगा लिया और बोलता है सर, आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, आपके जैसा वायलिन बजाने के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। तो क्रिजलर ने कहा मैंने जान दी है, मैंने जान दी है। दोस्तों, जान तो देनी पड़ती है, बिना जान दिए कुछ नहीं होता। आपका पूरा फोकस बन जाता है।
इसके बाद में इनका लोगों ने इंटरव्यू लिया फ्रिट्ज क्रिस्लर का और उनसे पूछा आप इतना अच्छा कैसे बजा लेते हैं, कैसे आपके अंदर ये आत्मा आ जाती है, आप इतना खूबसूरत बजा लेते हैं, इसका राज क्या है? तो उन्होंने कहा कोई राज नहीं है इसका, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेहनत मेहनत मेहनत, और कुछ नहीं। बोलता मैं अगर 1 महीना प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे ऑडियंस को पता लग जाएगा कि मैं सही नहीं बजा रहा हूं। एक महीना, और अगर 1 हफ्ता मैं प्रैक्टिस न करूं तो मेरी बीवी बताई थी कि आप सही नहीं बजा रहे हो, और मैं 1 दिन प्रैक्टिस न करूं तो मुझे पता लग जाता कि मैं सही नहीं बजा रहा हूं। दोस्तों ये मेहनत है, ये जुनून है, ये लगन है, ये तपस्या है कि हम में है चीज़, जिस दिन हमारे में भी आ जाएगी दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। एक नाम और मैं आपको स्पोर्ट्समैन का बताता हूँ जो कि मेरे फेवरेट है, मैराडोना। बेचारे अभी अभी गुजर गए। बहुत ही गरीब झोपड़ा पट्टी में पैदा हुए थे अर्जेंटीना के। 5 फुट 2 इंच इनकी हाइट थी। ज़्यादातर तो वर्ल्ड के बड़े बड़े जो प्लेयर है 6 फुट से ऊंचे ही है, ये 5 फुट 2 फुट का आदमी हो, और ये अर्जेंटीना के लिए खेल रहा है। अर्जेंटीना से और इंग्लैंड से एक टापू की वजह से कुछ तकरार हो गई थी, दोनों दुश्मन हो गए थे, और वर्ल्ड कप में ये दोनों का आमना सामना हो गया। डाइगो मैराडोना ने एक गोल इंग्लैंड के अगेंस्ट में कर दिया, और वो फेमस गोल का नाम है हैंड ऑफ गॉड। लोग बोलते हैं कि उन्होंने वो गोल सर से नहीं मारा, हाथ से मारा, लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कैमरे इतने एडवांस नहीं थे कि पकड़ नहीं पाए कि हैंड का था कि सर का था। वो सर का ही गोल माना गया उसको, और अर्जेंटीना इंग्लैंड से 1 गोल से आगे हो गई। लेकिन ये चमत्कार नहीं था, इसके बाद चमत्कार हुआ। इसके बाद गोल में 2 हाफ लाइन थे, आधा आपका था, आधा उनके तरफ का था। ये अपनी हाफ लाइन में इनको एक बॉल मिली, अपनी हाफ लाइन में एक बॉल मिली, और 7 प्लेयर्स को डॉज किया। 7 प्लेयर को। इंटरनेशनल में आप 1 प्लेयर को डॉज नहीं कर सकते, 1 प्लेयर को, क्योंकि वहाँ पर या तो वो बॉल नहीं मिली तो आदमी को गिरा देते हैं। इतना खतरनाक खेल होता कि मैं फुटबॉल खेल चुका, मुझे पता है, मैं स्टेट लेवल का फुटबॉलर हूँ, तो मुझे पता है कि एक आदमी को अगर डॉज किया तो आपको जाने नहीं देगा, आपको गिरा देगा, कुछ भी फाउल करेगा और गिरा देगा। इस आदमी ने 7 जन को डॉज करके गोल मारा, और आज वो गोल इस सदी का सबसे अच्छा गोल माना जाता है। गोल ऑफ द सेंचुरी डाइगो मैराडोना ने मारा। जब उनका देहांत हुआ ना, पूरा देश रोया, पूरे देश में इतने लोग जमा हो गए थे, मैं तो बोलता पूरा देश क्या, पूरी दुनिया रोई थी। ऐसे चमत्कार थे, वो भी फुटबॉल के भगवान थे। दोस्तों ये लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, मुझे पता है। मैं जब फुटबॉल खेलता तो रात को 3-3 बजे उठ के हम प्रैक्टिस करने जाते थे। मैं तो 3 बजे करता है तो शायद 2 बजे ही करते होंगे, और मैं स्टेट लेवल पर पहुंचा, ये तो इंटरनेशनल पे चैंपियन बने। दोस्तों अब मैं एक ऐसी लड़की का बताता, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात हुई तो इसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ये अमेरिका की एक अश्वेत ब्लैक गर्ल थी जिसका नाम है विल्मा रुडॉल्फ। टेनेसी नाम की एक जगह पे ये पैदा हुई थी, बहुत गरीब घर में। उस ज़माने में मेरा ख्याल है 1940 की बात है ये। उस ज़माने में काले और सफ़ेद का बहुत मतभेद चलता था, बहुत रंग भेद का चलता था। वहाँ पर बहुत कालों पे गोरे अत्याचार करते थे, और ये पैदा हुई थी। जब ये 4 साल की हुई तो इसको डबल निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया के साथ एक और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई, जिसकी वजह से इसके एक पैर के अंदर पोलियो हो गया। पोलियो हो गया तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कह दिया ये लाइलाज है, इसके पैर पे ब्रेस डाल दिया, और कहा ये लड़की कभी ज़मीन पे पैर रख नहीं सकती, ये लड़की कभी ज़मीन पे पैर रख नहीं सकती। लेकिन माँ ने कहा बेटी तू चलेगी भी, तू दौड़ेगी भी, और वो माँ उसको हिम्मत देती रही। 4 साल की उम्र से 9 साल तक वो लड़की ब्रेस के साथ चली, 5 साल। लेकिन 9 साल के बाद जब वो स्कूल जाती थी तो अपने टीचर से पूछती थी कि दुनिया की सबसे फास्ट भागने वाली औरत कौन है, हु इज़ द फास्टेस्ट। टीचर उसको पूछती तू बेवकूफ़ का ये सवाल क्यों पूछती, तू तो जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो बाहर भी नहीं आती, तू ये काहे को सवाल पूछती।
लेकिन ये इंस्पिरेशन लेती थी। 9 साल की उम्र में इसने आया घर पे और एक दृढ़ निश्चय किया कि आज से मैं ये ब्रेस निकाल के फेंक दूंगी और मैं अपने पैरों पे चलूंगी। और उसने ब्रेस निकाल के फेंक दिया और ये चलने की कोशिश की तो ये गिरने लगी, क्योंकि पैर में ताकत नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी। ये पलंग को, टेबल को, कुर्सियों को पकड़ पकड़ के सहारे से चलती रही। 9 साल की उम्र से 13 साल की उम्र तक इसने चलना और थोड़ा थोड़ा भागना सीख लिया अपनी हिम्मत से। 13 साल की उम्र में स्कूल के कंपटीशन में, भागने के कंपटीशन में इसने भी भाग लिया। लेकिन बैड लक, ये सबसे लास्ट टाइम, क्योंकि इतनी भागती ही नहीं थी। 13 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक बहुत रेस खेली इन्होंने, बहुत रेस खेली, लेकिन सब में ही लास्ट आई। लेकिन हिम्मत थी, जुनून था, दृढ़ निश्चय था, करने की मादा था कि करूंगी। और इसका क्या था सपना पता है? कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वुमन बनूंगी। एक लड़की जो चल नहीं सकती, जिसको डॉक्टर ने कहते कि ज़मीन पे पैर नहीं रख सकती, जिसको ब्रेसेस लगे, और उसका सपना है कि वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वुमन बनेगी। दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं जब इनके बारे में सोचता हूँ। तो मैं 15 साल की उम्र में इसको एक कोच मिला, उसका नाम था एड टेम्पल। हिंदी में टेम्पल मतलब उसको भगवान मिल गया समझो। एड टेम्पल नाम का उसको कोच मिला और इसने कोच से कहा कि मैं दुनिया की फास्टेस्ट वुमन बनना चाहती हूँ। उस कोच ने इसके अंदर वो जुनून देखा, वो दृढ़ निश्चयता देखी, बोला ये कर सकती है। बोलता अगर तूने ठान लिया तो तू कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत तेरे को रोक नहीं सकती। अगर तेरे में जुनून है तो मैं तुझे सिखाऊंगा। और इसके साथ उसने 5 साल तक प्रैक्टिस करी, 5 years। इसकी उम्र हो गई थी 20 साल। 20 साल की उम्र के बाद 20 साल की उम्र के बाद जापान का उन्हें रोम का ओलंपिक था, 1960 रोम ओलंपिक, जिसमें इसको 3 इवेंट में भागना था। दोस्तों, अमेरिका से ये अमेरिकन टीम में सेलेक्ट हुई, सबसे पहले जीत थी कि पूरे अमेरिका में ये सबसे फास्टेस्ट वुमन बनी और सेलेक्ट हुई। यही बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अमेरिका में फास्टेस्ट एथलीट्स है, आप जानते हैं कितने बड़े बड़े एथलीट हैं, कितने मेडल लेके आते हो। ये जीती। और अब इसकी जो फाइट थी, इसका जो कंपटीशन था, वो था टीना हाइंस के साथ। ये टीना हाइंस आज तक ज़िंदगी में कभी हारी नहीं थी, उसका रिकॉर्ड था, उसने आज तक कभी हार नहीं हुई। जितनी रेस उसने दौड़ी सारी रेस जीती। और उसके साथ इसका कंपटीशन था, सबसे पहला इवेंट था 100 मीटर्स का। विल्मा रुडोल्फ और टीना हाइंस आजू बाजू में, दोनों लाइन लगी तो आपको पता है, ऑन योर मार्क्स सेट एंड गो। दोनों तीर की तरह निकली, जैसे ही गो निकला दोनों तीर की तरह निकले। और जहां फिनिश लाइन पे आए तो विल्मा रुडोल्फ फर्स्ट, टीना हाइंस सेकंड। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमन हो गई। जो सपना उसने देखा था वो उसने पूरा कर दिया, आज वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट वुमन थी वो। उसके बाद सेकंड रेस हुई 200 मीटर्स स्प्रिंट, उसमें भी दोनों आजू बाजू में, ऑन योर मार्क्स सेट एंड गो, दोनों तीर की तरह निकले। और फिनिशिंग लाइन पे विल्मा रुडोल्फ फिर फर्स्ट, टीना हाइंस को फिर हरा दिया, 2 गोल्ड मेडल जीत लिए रोम ओलंपिक्स के अंदर। अब तीसरी रेस थी 100x4, आपकी मेडली रेस जो होती है, जो बैटन लेके भागते हैं, रिले रेस। उस रेस का ये होता है कि जो सबसे फास्ट पर्सन होता है, लेडी या जेंट्स, वो सबसे लास्ट में भागता है, उसको बोलते हैं एंकर। अपनी टीम से टीना हाइंस एंकरिंग कर रही और अमेरिका की टीम से विल्मा रुडोल्फ एंकरिंग कर रही है। और दोनों भागे। इसके पहले 3 धावक भागते, तीनों भागे। जब इनको बैटन देने का टाइम आया तो विल्मा रुडोल्फ की जो पार्टनर थी उसने बैटन दिया और वो बैटन नीचे गिर गया। 100 मीटर्स में स्प्लिट ऑफ सेकंड होता है, 9-10 सेकंड में आदमी दौड़ लेता है, उसमें आधा सेकंड भी अगर वेस्ट हो गया तो कुछ नहीं होता। टीना हाइंस तीर की तरह निकली और इसका बैटन गिर गया। विल्मा रुडोल्फ ने हिम्मत नहीं हारी, बैटन उठाया और भागी और तीसरे में भी गोल्ड मेडल लिया। दोस्तों, इसको कहते हैं जज्बा, इसको कहते हैं जुनून। हम छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं, कोविड से, ट्रेनों से, बसों से, लोगों से, क्या बात है दोस्तों।
ये छोटे मोटे एक्सक्यूज़ आपको ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुंचाएंगे, कहीं नहीं ले जाएंगे। आज समझ लो कि छोटी विपदा आई है, छोटी तकलीफ आई है, इससे लड़ना है, इससे जीतना है। जीतोगे तो ही मज़ा आएगा आपको, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। आप कुछ थोड़े बिजनेसमैनों के बारे में आपको बता दूँ, स्पोर्ट्समैन बताया, स्पोर्ट्समैन, थोड़े एक्टर्स के बारे में बताता हूँ। अमिताभ बच्चन जो आज के सदी के महानायक हैं, बॉम्बे आए, किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं। वर्ली की सी फेस पे जो सीट लगी है वहाँ पर सोते थे, वो वहाँ पर सोते थे। आज अरबों रुपए के मालिक है, लेकिन तब वहाँ सोते थे। पाव बिकता था, जो सबसे आखिरी पाव सस्ते में बिकता था, वो खरीद के खाते थे। शाम को एक भुट्टा खाते थे। और उसके बाद फिल्मों में काम मिलना शुरू किया। 7 फिल्में फ्लॉप। अब आप सोचिए कि जिस आदमी की 7 फिल्में फ्लॉप हो जाए, बड़े मुश्किल तो फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलता है, और 7 फिल्में जिसकी फ्लॉप हो जाए और वो आदमी आज सदी का महानायक बन जाए, तो क्या आदमी होगा वो। 7 फिल्मों के बाद उसको एक फिल्म मिली जिसका नाम था जंजीर। ये फिल्म 3 जनों ने मना की, 3 जनों ने। सबसे पहले मना की थी दिलीप कुमार जी ने, उन्होंने क्या, नहीं, मुझे नहीं समझ। उसके बाद राजकुमार ने मना की इसको। उसके बाद देवानंद जी ने मना की इसको। ये 3 जनों ने कहा ये फिल्म में हम नहीं काम करेंगे। और फिर ये फिल्म मिली अमिताभ बच्चन को, और आज वो इतिहास हो गया। उसके बाद कुली में आपको पता है ज़िंदगी और मौत से लड़े, अंतड़ी में चोट लग गई थी, हॉस्पिटल में मरने पे आ गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आज भी मेरा ख्याल है 75 साल की उम्र में आज भी हर सेकंड ऐड में हैं, हर इसमें आते हैं। और उनका रिकॉर्ड है कि आज तक अगर 7 बजे की उनकी शूटिंग का टाइमिंग है, शिफ्ट है, तो 7 बजे वो मेकअप करके रेडी रहते, मेकअप करके। और शत्रुघ्न सिन्हा 7 बजे की इस पे शाम को 6 बजे आता था, वो भी मेकअप नहीं करता था। गोविंदा 1 बजे आता था। कहाँ वो रह गए और कहाँ ये रह गया। इसका डेडिकेशन, इसका फोकस, इसकी संकल्प, इसके दृढ़ निश्चयता। शाहरुख खान, आज किंग खान बोलते हैं उसको, स्टेशनों पे सोया, इधर उधर भटका, कोई था नहीं, दिल्ली से आ गया था, कौन जानता, कौन नहीं जानता। धर्मेंद्र भटका, भूखा रहा, शक्कर खा के पेट भर लेते थे। दोस्तों, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इनका स्ट्रगल कोई नहीं देखता, इनका स्ट्रगल कोई नहीं देखता। इनकी कामयाबी लोग देखते हैं और फिर कहते हैं कि ये लोग लक्की लोग हैं, इनके साथ भगवान ने बहुत अच्छा किया। लेकिन इनका दुख, इनका दर्द, इनका स्ट्रगल लोग नहीं देखते हैं। दोस्तों, मैंने जितने भी लोगों का नाम आपको बताया, इसके अंदर कुछ नाम बिजनेसमैन के ही बताता आपको। बिल गेट्स आज दुनिया का रिचेस्ट आदमी है। 1 मिनट में अगर वो 1 करोड़ रुपया खर्चा करे ना, तो 700 साल तक खर्चा कर सकता, 700 साल तक। बहुत छोटी सी हिस्सा है, बहुत पढ़ाई भी नहीं की उसने, बहुत पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन उसका एक जुनून था कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। उसका एक दोस्त है एलन पॉल, उसके साथ मिलकर 17 साल की उम्र में इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। 19 साल की उम्र में इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना IBM के लिए। वहाँ से इनका सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद ये आगे बढ़े तो IBM अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया, और इनका सॉफ्टवेयर लिया नहीं, तो इन्होंने विंडो 3.0 बनाई और उसके सॉफ्टवेयर को फेल किया। फिर इन्होंने 95 में विंडो 95 बनाई, और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हो गए। उसी वक्त इसके पार्टनर को कैंसर हो गया, पॉल एलन को, वो छोड़ के चला गया, ये अकेले रह गए। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और ये आगे बढ़ते गए। और इस बढ़ने में इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, नाम नहीं कमाया, इन्होंने पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा डोनेशन दिए हैं। आज जितना डोनेशन बिल गेट्स देता है, दुनिया का कोई आदमी नहीं देता है। मतलब इतना पैसा कमाने के बाद भी ये आदमी डोनेशन देता है। ये पैसे के पीछे नहीं है, ये मानवता के पीछे है, ये ह्यूमैनिटी के पीछे है ये आदमी। इसलिए खुदा की भी, परमेश्वर की भी ब्लेसिंग है इसके ऊपर। इनके 2 बच्चे, 3 बच्चे, शायद 2 बेटे 1 बेटी है। इन्होंने अपने विल में लिख दिया कि मेरी पूरी संपत्ति का सिर्फ 10% इनको मिलेगा। कितना? 10%। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है 100%। बोलता नहीं, ये पैसा मुझे जनता से मिला, ये मुझे लोगों से मिला, ये पैसा मैं लोगों को दूंगा। अब आते हैं हमारे हिंदुस्तान के
टाटा पे। आज बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन सबसे ईमानदारी में इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है? रतन टाटा। टाटा मतलब ईमानदार, बेईमानी नहीं करेगा। बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन नाम किसका इज्जत से लिया जाता है? टाटा का। टाटा के पास 28 कंपनियां, आज 28 कंपनी है जो कि लिस्टेड है। टाटा टेल्को, टाटा टिस्को, टाटा टिमकन, टाटा टीसीएस, टाटा टिस, ऐसे 28 लिमिटेड कंपनी है उसके पास। और उसका पूरा अगर कैपिटल गिने तो रिलायंस से बहुत ज़्यादा है। रिलायंस उसके सामने कुछ नहीं है। टाटा के जितने ट्रस्ट हैं उसका आपको अंदाज़ा बताता है। लेकिन इससे पहले टाटा जो है अमेरिका में गया था आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए, और वहाँ पर वो अपना खर्चा खुद उठाता था। होटलों में बर्तन मांजता था, होटल में बर्तन। दोस्तों, ये इतना अरबोपति आदमी ने भी बर्तन मांजे और उसको बुरा नहीं माना। बिल गेट्स ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए और गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरोगे तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास पूरा मौका मेरे बनने का। और कभी भी आप अपने आप को अगर छोटा मानते हो या कमज़ोर मानते हो तो इसमें आपकी गलती है। और कभी भी आप ज़िंदगी में अगर गरीब हो जाते हो तो आपको दुनिया का कोई आदमी साथ नहीं देगा। ये बिल गेट्स ने सारी आपको चीज़ें बताई। ऐसे टाटा नहीं होता है। टाटा जब आया तो 98 में इसकी एक तमन्ना था कि हिंदुस्तान में बनी हुई गाड़ी हो। 98 में इन्होंने अपनी एक गाड़ी बनाई जिसका नाम था इंडिका, आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ ये जो मोटर्स की एनालाइज वगैरह करते, उन्होंने उसको बहुत रिपोर्ट ख़राब दे दी और वो इंडिका गाड़ी फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, और ये बहुत नुकसान में चले गए। उस वक्त इन्होंने सोचा कि इस कंपनी को बेच देना चाहिए, और इन्होंने बेचने किसको गया? ये गए अपना फोर्ड के पास और बोला। उनके पास जब मीटिंग जमी तो बिल गेट्स उनको अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं, तो बिल फोर्ड ने एक डायलॉग मारा इनको, बोला मैं आज आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ कि आपकी इस कंपनी को खरीद रहा हूँ। टाटा उसी वक्त उठ गया, बोला मुझे नहीं बेचनी अपनी कंपनी। वापस आया और उसने नया इंडिका का मॉडल बनाया। बोला पूरी मेहनत इसी में करूँगा, पूरा इसमें लगाऊंगा और इस इंडिका को फेमस करूँगा। और इंडिका का नया मॉडल बना, वो बहुत सक्सेसफुल हो और ये आगे 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 जाते रहे, तरक्की करते रहे। और वहाँ फोर्ड कंपनी नीचे जाती रही। उनकी जगुआर गाड़ी और लैंड फोर्ड जो गाड़ी है दोनों फ्लॉप हो गई। और बिल फोर्ड टाटा के पास आया कि मेरी कंपनी खरीदी। जैसे टाटा उसके पास गया था, वो टाटा के पास आया और इनकी मीटिंग हुई, और मीटिंग में बिल फोर्ड ने वही डायलॉग मारा, लेकिन अंदाज अलग था। कहा आज आप मेरे पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो मेरी कंपनी खरीद के। दोस्तों, इसको बोलते जुनून, इसको बोलते डेडिकेशन, इसको बोलते संकल्प। ये लोग जो ना बहुत अलग है। मुकेश अंबानी आज रिचेस्ट मैन है, टाटा उसके सामने नहीं है रिचेस्ट। क्यों पता है आपको? मुकेश अंबानी की जितनी भी कैपिटल है शेयर बाजार का, शेयर्स है, उसके पास 48% है। 48% उसके पास शेयर्स हैं, इसलिए अमीर है। और टाटा के पास कितना है पता आपको? टाटा के पास 1% है, सिर्फ 1% है। और मुकेश अंबानी के पास 48% है। तो बाकी किधर है? टाटा का 66% चैरिटी ट्रस्ट में है। हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, ऑर्फेनेज है, सस्ती सोसाइटीज़ है, हर चीज़ में 66% वो डोनेट करता है पैसा। वो मानवता की इज्जत करता है, वो लोगों के लिए काम करता है, उसको इसलिए ब्लेसिंग है। वो पैसे के पीछे नहीं। अगर वो अपना 66% हिस्सा अपने पास रखे ना, तो इंडिया का क्या, एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। लेकिन वो देना जानता है, वो लेना नहीं जानता है, इसलिए आज उसकी इज्जत है। मुकेश अंबानी की इज्जत नहीं है। अली भाई प्रेम जी का नाम सुना आपने, विप्रो के मालिक का। विप्रो का मालिक भी डोनेशन देने में नंबर 1, वो नंबर 2 पे था हिंदुस्तान में, लेकिन उसने 50,000 करोड़ अपना डोनेशन में दे दिया और 17वें नंबर पे आ गया। दोस्तों, ये जो लोग हैं ना, ये अजीब लोग हैं, जुनूनी लोग हैं। ये मानवता के प्यार करते हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं लोग। इनकी वजह से धरती स्वर्ग है।
ये अपना कभी नहीं सोचते, ये दूसरे का सोचते हैं, इसलिए ये लोग महान हैं। और कभी भी ये लोग अपने काम में गर्व करते हैं, इज्जत करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता, फिर हम प्रोग्राम बंद करेंगे। एक बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर बन रहा था, बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। उसमें काफ़ी मजदूर काम कर रहे थे। एक आदमी ऐसे गुजरते गुजरते एक मजदूर से पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, रोटी कमा रहा हूँ, मजदूरी कमा रहा हूँ। दूसरे से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मैं ईंटें लगा रहा हूँ, मंदिर की ईंटें जोड़ रहा हूँ। तीसरे से पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो बोला, मैं विशाल मंदिर बना रहा हूँ। दोस्तों, तीनों काम एक ही कर रहे थे, लेकिन तीनों की स्टेटमेंट फर्क थी। एक दिहाड़ी कमा रहा था, एक ईंटें लगा रहा था, और एक विशाल मंदिर बना था। ये जो विशाल मंदिर बना रहा था ना, ये अपने काम की इज्जत करता था, ये अपने काम से प्यार करता था। जब भी आप अपने काम से प्यार करोगे ना, उसकी इज्जत करोगे, तो उसका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। भगवान भी बोलता ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे, आप जैसा बोगे वैसा काटते हो। दोस्तों, आज आप कोई भी आपदा आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ आए, आपसे बहुत ज़्यादा तकलीफ बहुत लोगों को आ चुकी है और आ रही है। आप जिस हालत में, इससे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आज भी लोग हैं। कई लोग हैं जिनके घर में खाना भी नहीं है, मांग मांग के खा रहे हैं, उधार लेके खा रहे हैं। आप उनसे अच्छे हैं, आपके हालात उनसे अच्छे हैं, और आप इस हालात को बहुत अच्छा हालात बना सकते हैं। ये लॉकडाउन आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों। सिर्फ यहाँ पर हिम्मत आपकी यहाँ और यहाँ होनी चाहिए बस। बाकी मेहनत, लगन, जुनून, फोकस अगर आपके पास है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।